हेलो फैमिली, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी के फर्स्ट पेपर चैप्टर फर्स्ट आवृत्त बीजियों की वर्गीकी टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 6 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो इस साल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला, द्विनाम नामकरण पद्धति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न क्रमांक दूसरा, वर्गीकी कुंजी क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों एवं कुंजी तैयार करने की विधि का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक तीसरा, आंकिक वर्गीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न क्रमांक चौथा, वर्गीकी में पादप रसायन की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न क्रमांक पांचवा, हर्बेरियम तकनीक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न क्रमांक छठा, एंजियोस्पर्म के लिए बेंथम एवं हुकर की वर्गीकरण पद्धति पर वर्णन। प्रश्न और उत्तर साथ में देखेंगे। द्विनाम नामकरण पद्धति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, द्विनाम नामकरण पद्धति गैस्पार्ड बुहिन ने सर्वप्रथम सन 1623 में अपने शोध पत्र पाइनेक्स में द्विनाम नामकरण पद्धति को प्रस्तुत किया था, लेकिन सन 1753 में लिनियस ने अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम में द्विनाम नामकरण पद्धति को वृहद पैमाने पर प्रस्तुत किया। इसी कारणवश द्विनाम पद्धति की खोज का श्रेय लिनियस को जाता है। लिनियस के अनुसार प्रत्येक जीव के 2 नाम होने चाहिए। प्रथम नाम वंश के लिए एवं द्वितीय नाम उसकी जाति के लिए होता है। उदाहरण, आलू का वानस्पतिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। इसमें सोलेनम इसका वंश नाम एवं ट्यूबरोसम इसका जाति नाम होता है। इस पद्धति को सन 1950 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस में मान्यता प्रदान की गई। आधुनिक पादप नामकरण अंतर्राष्ट्रीय संहिता का निर्माण सन 1975 में लेनिनग्राद में आयोजित 12वें अंतर्राष्ट्रीय वानस्पतिक अधिवेशन में किया गया, जिसे मान्यता प्रदान की गई। अब देखेंगे द्विनाम नामकरण के नियम। लिनियस द्वारा प्रस्तावित नामकरण पद्धति के प्रमुख नियम निम्नलिखित है। प्रत्येक पौधे के 2 नाम होने चाहिए, जिसमें प्रथम नाम वंश नाम एवं द्वितीय नाम को जाति नाम या जाति विशेषक कहते हैं। दूसरा, वंश नाम एक संज्ञा होना चाहिए, जबकि जाति नाम एक विशेषक होना चाहिए। तीसरा, वंश के नाम का प्रथम शब्द हमेशा कैपिटल अक्षरों में लिखना चाहिए। चौथा, पौधों के दोनों नामों वानस्पतिक नाम को इलेक्टिक्स अर्थात तिरछे अक्षरों में लिखना चाहिए। उदाहरण, कॉफी के पौधे का वानस्पतिक नाम कोफेआ अराबिका है। पांचवा, जाति या पौधे का सर्वप्रथम नामकरण करने वाले वानस्पतिज्ञ का नाम जाति नाम के पश्चात संक्षिप्त रूप में लिखना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मैंगीफेरा इंडिका लिन, यहाँ लिन लिनियस का लिया गया है। अब देखते हैं छठवां, दोनों नाम छोटे एवं सरल होने चाहिए ताकि उच्चारण आसानी से किया जा सके। अब अपन देखेंगे प्रश्न क्रमांक दूसरा, वर्गीकी कुंजी क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों एवं कुंजी तैयार करने की विधि का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अब देखेंगे वर्गीकी कुंजियाँ। टैक्सोनॉमिक कीज, प्रकृति में लाखों पादप प्रजातियाँ उपस्थित है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए इनकी पहचान करना एक असंभव कार्य है। इस कार्य हेतु हर्बेरियम प्रतिरूप बनाए जाते हैं। किसी नए पौधे की पहचान एवं उनका नामकरण करने के लिए हचिंसन, डेविस एवं कुलेन, नाइक आदि वैज्ञानिकों ने वर्गीकी कुंजियों का विकास किया। वर्गीकी कुंजी संवर्गों के क्रमिक लक्षणों की एक सूची होती है, जिससे किसी पौधे के लक्षणों की तुलना करके उस पौधे की किसी वर्गीकरण पद्धति में सही स्थिति का पता लगाया जाता है। जिससे किसी पौधे के लक्षणों की तुलना करके उस पौधे की किसी वर्गीकरण पद्धति में सही स्थिति का पता लगाया जाता है तथा उनकी पहचान की जाती है। वर्गीकी कुंजी का उपयोग अज्ञात प्रजातियों की पहचान के लिए की जाती है। कुंजी का निर्माण, पौधों को छोटे छोटे समूहों में विभाजित करके पौधों की पहचान एवं संभावित नाम देने के लिए सामान्यतः विपर्यायी लक्षणों का उपयोग किया जाता है। इसके प्रत्येक लक्षणों का चयन कर विभिन्न लक्षण वाले एक या अधिक टैक्सा को बाहर किया जाता है। इसके एक वर्गीकी कुंजी में सामान्यतः पौधों के प्रमुख लक्षणों का उपयोग किया जाता है। कुंजी के 2 लक्षणों का चुनाव करके भिन्न लक्षण वाले पौधे को अलग कर दिया जाता है। उदाहरण, जब शाकीय एवं काष्ठीय, शाकीय का मतलब होता है जिसमें जैसे भाजी, देखो भाजी में जो रहता है नीचे का पोर्शन उसमें लकड़ी नहीं होता है, उसे शाकीय कहते हैं। एवं काष्ठीय, आम का पेड़ में नीचे लकड़ी होता है, उसे काष्ठीय कहते हैं। विपर्यायी लक्षण लिया जाए तथा इन लक्षणों की तुलना करने पर यदि पौधा
शाकीय लक्षण प्रदर्शित करता हो तो काष्ठीय लक्षण को अस्वीकृत मतलब रिजेक्ट कर दिया जाता है। दूसरा, यदि जाइगोमॉर्फिक एवं एक्टिनोमॉर्फिक विपर्यायी पुष्पीय लक्षण लिए जाए और पौधे के पुष्प जाइगोफॉर्मिक लक्षण प्रदर्शित करते हो तो एक्टिनोमॉर्फिक लक्षण को अस्वीकृत कर दिया जाता है। पौधों की पहचान करते समय सर्वप्रथम वर्गीकी कुंजी का उपयोग कुल फैमिली का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। तत्पश्चात वंश का निर्धारण करके पौधे को वंश नाम दिया जाता है। अंत में कुंजी की सहायता से प्रजाति नाम का निर्धारण किया जाता है। कुंजियों के प्रकार। प्राकृतिक कुंजी, यह ऐसी पहचानात्मक कुंजी होती है जिसे प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति के अनुसार तैयार किया जाता है। यह कुंजी शाखन क्रम में पौधे के कल्पित विकासात्मक संबंधों को प्रदर्शित करती है। दूसरा, कृत्रिम कुंजी, यह ऐसी पहचानात्मक कुंजी है जो कि कुछ सुविधाजनक प्रारूपिक लक्षणों पर आधारित होती है तथा यह पौधों के विकासात्मक संबंधों को प्रकट नहीं करती है। हमारा तीसरा प्रश्न है, आंकिक वर्गीकी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, आंकिक वर्गीकी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी प्रारंभ में पौधों का वर्गीकरण केवल आकारिकीय लक्षणों के आधार पर किया गया, परंतु आजकल किसी टैक्सोन के संवर्ग रैंक का निर्धारण करने के लिए कोशिका विज्ञान, औद्योगिकी एवं जैव रासायनिक आंकड़ों का उपयोग किया जाने लगा है। इन विज्ञानों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कंप्यूटर तथा विभिन्न आंकिक विधियों की सहायता से भी किया जाता है। वनस्पति विज्ञान की इस आंकिक विश्लेषणात्मक पद्धति को आंकिक वर्गीकी या टैक्सोमेट्रिक कहते हैं। सर्वप्रथम स्मिथ एवं सोकल ने न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें आंकिक वर्गीकी के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। आंकिक वर्गीकी के प्रमुख सिद्धांत। वनस्पतिज्ञों ने आंकिक वर्गीकी के 7 प्रमुख सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जिसमें से पहला है टैक्सा के वर्गीकरण में सूचनाएं तथा उससे संबंधित लक्षण जिन पर सूचना आधारित होती है जितने अधिक होते हैं वर्गीकरण उतना अच्छा होता है। दूसरा, प्राकृतिक टैक्सा बनाते समय उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक लक्षण समान महत्व वाले होने चाहिए। दूसरा नंबर है प्राकृतिक टैक्सा बनाते समय उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक लक्षण समान महत्व वाले होने चाहिए। तीसरा, चूंकि भिन्न भिन्न जीवों के समूहों के लक्षण सहसंबंध भिन्न भिन्न होते हैं, अतः इनके लिए भिन्न भिन्न टैक्सा बनाए जाने चाहिए। चौथा, वर्गीकरण करते समय जीवों के सभी लक्षणों को लेना चाहिए तथा उनमें तुलना करने के पश्चात ही भिन्न भिन्न टैक्सा में रखना चाहिए। पांचवा, वर्गीकरण में जातिवृत्तीय सहसंबंधों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इससे उनके विकासात्मक इतिहास तथा विकास की प्रक्रिया की भी जानकारी प्राप्त होती है। छठवां, वर्गीकी को एक अनुभवात्मक विज्ञान के रूप में लेना चाहिए। सातवां, वर्गीकरण जीवों के लक्षण प्रारूपिक समानताओं पर आधारित होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक चौथा, वर्गीकी में पादप रसायन की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, वर्गीकी में पादप रसायन की भूमिका। पौधों में पादप रासायनिक लक्षण प्रारंभ से ही वर्गीकरण के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व वाले रहे हैं, परंतु वर्गीकी के पादप रासायनिक लक्षणों की ओर वैज्ञानिकों का ध्यान सन 1960 में आकर्षित हुआ। अधिकांश पौधों में कुछ विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जिनके आधार पर उन्हें पहचानने में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए लेबिएटी एवं अम्बेलिफेरी कुल के पौधों के विभिन्न भागों से एक विशिष्ट प्रकार की गंध आती है क्योंकि इनमें कुछ सुगंधित तेल पाए जाते हैं। अतः इन दोनों कुलों को उनकी विशिष्ट गंध के आधार पर पहचाना जाता है। ठीक इसी प्रकार कुल एस्टेरेसी के 2 उपकुलों ट्यूबिफ्लोरी एवं ल्यूलिफ्लोरी के अंतर्गत आने वाले पौधों की पहचान उनमें लैक्टेस की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 5, हर्बेरियम तकनीक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, हर्बेरियम पौधों का वह संग्रहालय है जिसमें पौधों को सुखाकर दबाकर कागज की शीटों पर वर्गीकरण की किसी मान्य पद्धति के अनुसार क्रमबद्ध करके भविष्य में संदर्भ एवं अध्ययन हेतु रखे गए हों। उद्देश्य, पादपालक तथा अथवा हर्बेरियम बनाने के लिए प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला,
पौधों के नमूनों को संदर्भ के रूप में उपयोग करने हेतु संरक्षित रखना। दूसरा, इन नमूनों की सहायता से पौधों की पहचान करना। तीसरा, पूर्व में पाई जाने वाली वनस्पति का ज्ञान प्राप्त करना। अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6, एंजियोस्पर्म के लिए बेंथम एवं भूकर की वर्गीकरण पद्धति का वर्णन कीजिए। उत्तर, बेंथम एवं भूकर की वर्गीकरण जॉर्ज बेंथम एवं सर जोसेफ हुकर क्यू बॉटनिकल गार्डन से संबंधित वर्गीकरण शास्त्री थे। इन्होंने संयुक्त रूप से अपना वर्गीकरण 3 खंडों वाली अपनी पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम में प्रस्तुत किया। इन्होंने डी कैंडोले की वर्गीकरण पद्धति को आधार मानते हुए अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अपनी पुस्तक में 202 कुलों का वर्णन किया, जिसमें 7,569 वंशों तथा 97,205 प्रजातियों को सम्मिलित किया है। यह वर्गीकरण प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है। बेंथम एवं हुकर ने समस्त पुष्पीय पौधों अथवा बीज धारण करने वाले पौधों को निम्नलिखित 3 समूहों में वर्गीकृत किया है। पहला, द्विबीजपत्री डाइकोटिलिडन्स, अनावृत बीजपत्री जिम्नोस्पर्म्स एवं एक बीजपत्री मोनोकोटिलिडन्स। हमारा उत्तर यहीं समाप्त हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब